हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ गीत अगीत के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ हम यहाँ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ गीत अगीत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है इसमें, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। का उत्तर होगा, नदी किनारों को अपना विरह गीत सुनाते भागी जा रही है। नदी को ऐसा करता देख किनारे पर खड़ा गुलाब सोचता है कि यदि विधाता ने उसे वाणी दी होती तो वह भी पतझड़ के सपनों का गीत संसार को सुनाता। और इससे संबंधित पंक्तियां हैं, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अगला प्रश्न, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? वसंती किरणों के स्पर्श से प्रसन्न होकर शुक जब गीत सुनाता है तो वह गीत शुकी के दिल को छू जाता है। उसके मन में भी स्नेह भरे गीत उमड़ने लगते हैं, पर वह गा नहीं पाती है। उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। अगला प्रश्न, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? जब प्रेमी प्रेम गीत गाता है तो उसके गीत का पहला स्वर उसकी प्रेमिका को उसके पास खींच लाता है। वह नीम की छाया में चोरी चोरी गीत को सुनती है और वह भाव विभोर हो उठती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। नेक्स्ट, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। कविता के प्रथम छंद में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। कवि ने नदी को विरहणी नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो अपना दिल हल्का करने के लिए किनारों से बातें करती तेजी से सागर की ओर भागी जा रही है। नदी के किनारे खड़ा गुलाब इसलिए व्यथित है क्योंकि विधाता द्वारा स्वर न दिए जाने से वह अपनी पतझड़ की कहानी संसार को नहीं सुना पा रहा है। अगला प्रश्न, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा इसका कि प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध आदिकाल से रहा है। उनका यह संबंध आज भी घनिष्ठ है। एक ओर पशु पक्षी अपने भोजन, आवाज एवं आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर है, तो वहीं पशु पक्षी प्रकृति का श्रृंगार बनकर उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। यदि जंगल में पशु पक्षियों का कलरव न गूंजे तो कितनी चुप्पी सी होगी। इसके अलावा पशु पक्षी प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। मनुष्य को प्रकृति नाना रूपों में आंदोलित करती है। जैसे प्रातःकालीन सूर्य हमें प्रसन्नता से भर देता है, हरियाली हमारी आंखों को सुहाती है, ओस की बूंदें हमें अपनी ओर खींचती है और आसमान में छाए काले काले बादल मन में उल्लास एवं मस्ती जगाते हैं तथा मन को खुशी से भर देते हैं। शाम को छिपता सूर्य मन को शांति से भर देता है। इसके अलावा नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूल आदि विविध रूपों में आंदोलित करते हैं। अगला प्रश्न, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। हमारे जीवन में
विभिन्न अवसरों पर मन में तरह तरह के भाव उठते हैं। इनमें जिन भावों को अभिव्यक्ति का स्वर मिलता है वे गीत बन जाते हैं और दूसरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत जब कोई भावना अंदर ही रहती है वह अगीत कहलाती है, जिन्हें हम चाहकर भी अभिव्यक्ति का स्वर नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव है प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। इनमें नदी, गुलाब, किनारों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य, शुक शुकी के माध्यम से जीव जंतुओं में प्रेम भाव और प्रेमी और उसकी प्रेमिका के माध्यम से मानवीय राग का चित्रण किया गया है। कविता में प्रेम के मुखरित और मौन दोनों ही अभिव्यक्तियों को सुंदर बताया है, क्योंकि गीत की गूंज सुनने में अच्छी लगती है पर अगीत की अनुभूति भी उतनी ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। संदर्भ हमें लिखना है कि यह किस कविता से लिया गया है। इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता में से उद्धृत है। इस कविता में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। इस पद्यांश में नदी के किनारे खड़ा गुलाब मन ही मन सोचता है। अब इसकी हमें व्याख्या लिखनी है कि यदि ईश्वर मुझे वाणी का वरदान देता तो मैं संसार को अपने उन दिनों के दुख अवश्य सुनाता जब मैंने स्वयं को पतझड़ जैसा सूना और वीरान अनुभव किया। नेक्स्ट है गाता शूक जब किरण बसंती छूती अंगपण से छनकर। इसका संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता में से उद्धृत है और इस पद्यांश में शुक पर प्रकृति के प्रभाव को दर्शाया गया है। व्याख्या होगी कि जब सूरज की मनमोहक किरणें वृक्ष के पत्तों से छन छन कर शुक के तन का स्पर्श करती है तो वह प्रसन्न होकर गाने लगता है। आशय यह है कि वह प्रकृति की मोहकता से गदगद हो उठता है। नेक्स्ट है हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता में से उद्धृत है। यहाँ प्रेमी के प्रेम भरे गीत को सुनकर उसकी प्रेमिका मुग्ध हो उठती है। व्याख्या होगी मुग्ध प्रेमिका मन ही मन यह सोचती है कि हे विधाता, काश मैं भी इस आनंदमय गीत की एक पंक्ति बनकर इसमें लीन हो जाती, मैं भी उस गीत का एक हिस्सा बन जाती। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरण में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए। इसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास भी लिखिए। उदाहरण दिया है तट पर एक गुलाब सोचता। इसका किया है वाक्य विचलन, एक गुलाब तट पर सोचता है। इसमें पहला है देते स्वर यदि मुझे विधाता। उत्तर होगा यदि विधाता मुझे स्वर देते। बैठा शुक उस घनी डाल पर। उत्तर होगा शुक उस घनी डाल पर बैठा है। नेक्स्ट है गूंज रहा शुक का स्वर वन में। शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। अगला है हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की। इसका उत्तर है मैं गीत की कड़ी क्यों न हुई। नेक्स्ट शुकी बैठ अंडे है सेती। इसका आंसर है शुकी बैठकर अंडे सेती है। अगला है ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न
गीत अगीत कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। गीत अगीत कविता का कथ्य है प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय प्रेम के मुखरित और मौन रूपों को चित्रित करना। इस कविता में एक ओर नदी, तोते और प्रेमी के माध्यम से प्रेम का मुखर रूप गीत और उसका प्रभाव बताया गया है, तो दूसरी ओर गुलाब, शुकी और प्रेमिका के माध्यम से मौन रूप जो कि अगीत बनकर रह गया है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। अगला प्रश्न, गीत अगीत कविता में नदी को किस रूप में चित्रित किया गया है? इसका ज्ञान कैसे होता है? कविता में नदी को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इसका ज्ञान हमें उसके विरह भरे गीतों से होता है, जो वह किनारों को सुनाकर तेज वेग से आगे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमी और उसकी राधा के माध्यम से गीत अगीत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। सांझ होते ही प्रेमी जोश भरे स्वर में आल्हा का गायन कर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। उसका यह प्रेम गीत बन जाता है। वहीं उस गीत को सुनकर उसकी राधा उसकी तरफ खींची चली आती है और भाव विभोर हो उस गीत को सुनती है। उसके मन में भी प्रेम भरे गीत उमड़ते हैं, परंतु वह उन्हें स्वर नहीं दे पाती है। उसका प्रेम अगीत बनकर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते का गीत सुनकर शुकी की क्या दशा हुई? पेड़ की सघन डाल पर बैठा तोता बसंती किरणों के स्पर्श से पुलकित होकर गाने लगा। उसी पेड़ पर घोंसले में बैठी तोती या शुकी अंडे सेक रही थी। तोते का गीत सुनकर तोती का हृदय प्रसन्न हो गया, उसके पंख फूल गए। शुकी के मन में भी प्रेम भरे गीत उमड़ने लगे, परंतु वह उन गीतों को मुखरित न कर सकी। ऐसे में उल्लसित शुकी के गीत अगीत बनकर रह गए। अगला प्रश्न, तोते और शुकी के गीत का अंतर पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पठित कविता गीत अगीत से ज्ञात होता है कि पेड़ की डाल पर बैठा तोता बसंती किरणों का स्पर्श पाकर पुलकित हो जाता है और गाने लगता है, जिसे सुनकर शुकी प्रसन्न हो जाती है। परंतु शुकी के मन में उभरने वाले गीत मुखरित नहीं हो पाते हैं। ये गीत उसके मन में दबे रहकर अगीत बने रह जाते हैं। अगला प्रश्न, गीत अगीत कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इसका कि कवि रामधारी सिंह दिनकर विरचित कविता गीत अगीत में प्राकृतिक और मानवीय राग का सुंदर चित्रण है। कविता में तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, जिसमें सरसता और लयात्मकता है। कविता में आए अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार इसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। भाषा इतनी चित्रात्मक है कि सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। जगह जगह वियोग एवं संयोग श्रृंगार रस घनीभूत हो उठा है। अगला प्रश्न, कवि ने अगीत को गीत के समान महत्व क्यों दिया है? कवि गीत को भावनाओं का प्रकटीकरण मानता है। इसमें भावनाओं का महत्व शब्दों से अधिक है। शब्द बाह्य है, भावना अंदरूनी। बाह्य अलंकरण मात्र होता है। शब्द उमड़ने से पहले जो भावनाएं हृदय में होती है, उन्हीं का महत्व होता है। ये भावनाएं हर मनुष्य में होती है। शब्दों के माध्यम से प्रकटीकरण सभी नहीं कर पाते। हृदय में उमड़ने वाली भावनाएं किसी गीत से कम नहीं होती, अतः अगीत का महत्व गीत के समान ही है। अगला प्रश्न, गीत अगीत कविता में अगीत का चित्रण कवि द्वारा किस तरह किया गया है, स्पष्ट कीजिए।
गीत अगीत में कवि द्वारा गीत और अगीत दोनों का चित्रण साथ साथ किया गया है। सबसे पहले गुलाब के माध्यम से दर्शाया गया है कि गुलाब सोचता है कि यदि विधाता उसे भी स्वर देते तो वह अपने सपनों का गीत सबको सुनाता। इसी प्रकार शुक का गीत सुनकर शुकी के मन में अनेक भाव उमड़ते हैं, पर वह उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाती। इस तरह उसका गीत अगीत बनकर रह जाता है। अंत में ग्वाल बाल का आह्ला सुनने उसकी प्रेमिका आती है, पर पेड़ की ओट में छिपकर सुनती रह जाती है। उसके मन के भाव मन में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत और अगीत में कौन सुंदर है? गीत और अगीत में अगीत सुंदर है क्योंकि वह गीत का आधार है। वह गाया नहीं जाता, परंतु गीत को भावनाओं की शक्ति वही देता है। गीत गाया जाने के कारण सुंदर होता है, परंतु उसकी नींव अगीत ही होता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, गीत अगीत में अंतर को स्पष्ट कीजिए। गीत व गीत दोनों ही के भाव सौंदर्यपूर्ण, ममता और प्रेम से परिपूर्ण हैं। प्रेमी की पुकार सुनकर प्रेमिका खिंची चली आती है और नीम की छाया में छिपकर उसका गीत सुनती है। गाने में लीन प्रेमी और सुनने में लीन प्रेमिका। एक शब्दों से अपना प्रेम प्रकट करता है तो दूसरा मौन रहकर गाया जाने वाला गीत है और मौन रहकर प्रेम की अभिव्यक्ति अगीत है। दोनों ही अत्यंत सुंदर है। तो स्टूडेंट, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर ले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।